नमस्कार साथियों। तो चलिए, मैं हूं रवि प्रकाश और आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वास्तविक संख्या वर्ग 10 सीरीज 1। चलिए, हम लोग परिचय होते हैं वास्तविक संख्या से। तो वास्तविक संख्या को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये वास्तविक संख्या है क्या। तो वास्तविक संख्या दरअसल ये कुछ संख्याओं का एक समूह है जिसमें प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की यानी नेचुरल नंबर की। तो हम सब जानते हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। इसी तरह से अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है पूर्ण संख्या। ये बन जाता है हमारा पूर्ण संख्या, ठीक है। इसी तरह से पूर्णांक है। तो पूर्णांक में क्या होता है कि ऋण संख्या और धन संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो बन जाता है पूर्णांक, ठीक है ना। इसी तरह से परिमेय संख्या क्या है? तो हम सब जानते हैं कि वैसी संख्या जिन्हें p बट्टा q के रूप में लिख सके और q जीरो नहीं हो, यानी अंश बट्टे हर के रूप में लिख सके, हर जीरो नहीं हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे p बटा q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसमें नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पाई है, √2 है, यानी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। चलिए, तो चलते हैं हम लोग स्लाइड 1 की तरफ। तो स्लाइड वन हमारा है क्वेश्चन। तो हम लोग देखने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन पे। चलिए, ये हमारे क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.1 वो हमने आज कवर किया है। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि एक निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। किसको किसको करना है? 140 को करना है, 156 और इस तरह से करना है। तो चलिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। 140, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे टूटेगा? तो अंत में जीरो है तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 70। फिर इसी तरह से इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 35। 35 में 5 से भाग लग सकता है तो कितने बार में कटेगा? 7। अब ये अगले कटने वाला नहीं है चूंकि अभाज्य संख्या है। तो हम देख सकते हैं कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये 140 का क्या है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त है। इसी तरह से 156 को निकालना होगा तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2 तिया 6, 2 नवा 18। 3 से भाग लगाएंगे तो 13 हो जाएगा। तो 156 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो ये 156 का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन संख्या 3, 4, 5 को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बाकी के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न बन रहा है 26 और 91। तो 26 और 91 का सबसे पहले आप लसा निकाल लीजिए। यहाँ देख लीजिए लसा। तो लसा को आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, या फैक्टराइजेशन के मेथड से भी निकाल सकते हैं। मेथड 1 ये हो सकता है। मेथड 2 देख लीजिए कि 26 को हम अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 2 गुना 13। इसी तरह से 91 को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 7 गुना 13, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या होगा कि दोनों में जो कॉमन संख्या है, जो उभयनिष्ठ संख्या है, वही एचसीएफ हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो 26 और 91 का एचसीएफ कितना निकल कर आ गया? एचसीएफ निकल के आ गया 13। ये अब एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 7 गुना 13। जो दोनों में शामिल है उसको एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 2 से 13 में अगर हम 2 से 91 में मल्टीप्लाई करें
तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 नमा 18, 182। अब हमारा प्रश्न ये है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, गुणज के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। दोनों संख्या का क्या निकाल देंगे हम लोग, गुणनफल निकालेंगे। तो जैसे गुणनफल निकालेंगे चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 26 गुना 91। 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए यहाँ कर लेते हैं 26 और 91 का। 1 से 6 बार में लगेगा 6, 1 दूना 2 और 9 छक 54 और 2 56 के 6 हासिल 5, 9 दूना 18 और 5 23। तो हमारा प्रोडक्ट कितना आया 2366, 2366। तो हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, LHS आ गया हमारा 2366। अब RHS में क्या है, RHS में है हमारा कि भाई HCF को LCM से मल्टीप्लाई करना है, HCF को LCM से मल्टीप्लाई करना है। तो HCF कितना है हमारा 13, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 182 से, मल्टीप्लाई कर दो 13 दूना 26 के 6 हासिल आएगा 2, 13 अठे 104 और 2 106 हासिल आएगा 10, 13 एकम 13 और 10 23। हमने क्या देखा कि LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। क्या हो गया, LHS बराबर हो गया किसके, RHS के, है ना। तो हम क्या यहाँ प्रूफ कर देंगे कि भाई हाँ दो संख्याओं का गुणनफल हमारा हो गया HCF इंटू LCM। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है HCF इंटू LCM के। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को खुद से सॉल्व करेंगे इसी मेथड का उपयोग करते हुए। चलिए तब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगले स्लाइड में हमारा प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, 12, 15 और 21 का। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 या 12। फिर 15 का लिखते हैं तो 15 का हो जाएगा 3 गुना 5। और 21 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ें तो ये हो जाएगा 3 गुना 7। तो HCF क्या हो जाएगा, तो HCF वो संख्या होगी जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, जो तीनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो सब में कॉमन है, 3 क्या है, सब में कॉमन है। तो हमारा HCF कितना निकल के आ जाएगा, HCF हमारा आ गया 3। इसी तरीके से LCM कितना होगा, तो LCM हो जाएगा 2 गुना 2, जो तीनों में उभयनिष्ठ है उसको एक ही बार लिखेंगे 3, फिर आइए 5 के पास, फिर आइए 7 के पास, यानी ये दो ये दो ये 3 एक ही बार आएगा, फिर 5 और 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया 12, 15 और 21 का। 12, 15 और 21 का LCM कितना आ गया 420 और HCF कितना आ गया हमारा 3। इसी तरीके से आप लोग इस दोनों प्रश्न को हल करेंगे। चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि HCF 306 और 657 का 9 है, तो LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला से जानेंगे। पिछले फॉर्मूला में हम लोग, पिछले प्रश्न में हमने क्या देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है HCF इंटू LCM के। किसके बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, तो HCF इंटू LCM के। हमें क्या ज्ञात करना है, LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के गुणनफल से, दोनों संख्याओं का गुणनफल में HCF से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। ये LCM हमारा कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो दोनों संख्या कौन कौन है, 306 है और 657 है, और डिवाइड कर देंगे 9 से, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है
पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या हमारा है 306। और दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या है 657। और मौसा यानी HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। ठीक है ना? चलिए 9 से हम लोग चेक करते हैं। तो ये 3 और 6 9, 9 से कट जाएगा। तो 9 से भाग लगाएंगे, 9 तिया 27, 3 पर 6, 9 चौका 36, यानी 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा निकल जाएगा। इसी तरीके से आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए, प्राकृतिक संख्या कोई n है, तो क्या 6 के पावर n अंक अगर रखा जाए तो उसका इकाई का अंक 0 होगा क्या? यानी मान लो कि कोई संख्या n है, तो क्या 6 के पावर में अगर उस संख्या को लिखेंगे तो क्या उसका इकाई अंक 0 होगा? तो सब इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि 0 पर समाप्त होगा। इसका मतलब है कि वो कोई भी संख्या के इकाई अंक पर 0 होगा। इसका मतलब है वो सम संख्या होगा। सम संख्या होगा यानी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि n अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? 6 के पावर n में अगर हम 6 के पावर 1 रखेंगे तो ये आएगा 6। फिर अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 6 का पावर 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। n अगर हम लोग 3 रखते हैं तो 6 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 216। हम क्या देख रहे हैं कि ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना? अगर n का पावर 4 भी रखें तो ये 1296 हो जाएगा। और बार बार 6 ही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दीजिए और लिख दीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यानी इसका इकाई का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो व्याख्या करना है कि क्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या से क्या समझते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य कहते हैं जिसमें या तो 1 से या स्वयं से भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पहला हमारा शर्त क्या है कि 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 है। ये गुने का चिन्ह है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो 13 को हम लोग कॉमन खींच लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा? 7 गुना 11 गुना 1 और यहाँ बच जाएगा प्लस का 1। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि 13 गुना 77 है, 13 गुना 7 गुना 11 है। तो ये ऑलरेडी 3 संख्या से विभाज्य होगा। इस नंबर का जो भी प्रोडक्ट होगा वो 13 से भी विभाज्य होगा, 7 से भी होगा, 11 से होगा। यानी इसके 2 से अधिक भाजक हैं तो ये क्या है? ये होगी भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या होगी? ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भाजक, इसके भाजक 2 से अधिक है। यानी भाजकों की संख्या लिख दीजिए, इसके भाजकों की संख्या 2 से अधिक है। 2 से अधिक है। 2 से अधिक होने का मतलब कि एक 13 है, एक 7 है और एक 11 है। इसी तरीके से इसको देखें अगर हम, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, तो यहाँ दोनों में भी क्या देख रहे हैं? ये सब प्रोडक्ट है। इसमें 5 कॉमन है और यहाँ भी 5 है। तो 5 को हम लोग बाहर खींच लेंगे तो क्या बनेगा? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2
और फिर प्लस 1, इस 1 को छोड़ दिए हैं। तो क्या देख रहे हैं कि ये 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है, 6 तो यानी 2 और 3 से भी है, 4 यानी 2 और 2 से है, और फिर इधर 3 गुना 2 से भी है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये इतनी सारी संख्याओं से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि इसमें 2 से अधिक भाजकों की संख्या है, 2 से अधिक भाजकों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, और इस मैदान का चक्कर लगाता है, चक्कर लगाया जाता है। सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। ठीक है, सोनिया को लगता है 18 मिनट, और रवि को लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट। अगर ये दोनों एक साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे? ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, दोनों के लगने वाले समय का लॉसा निकालते हैं, यानी एलसीएम निकालते हैं। तो हम निकाल लेंगे एलसीएम, तो 18 और 12 का, 18 और 12 का, तो 18 का कितना होगा, 2 तिया 6 तिया 18, और 12 का कितना होगा, 2 दूना 4 तिया 12। 3 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, 2 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 2 तिया 6 तिया 18 गुना 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद वे दोनों पुनः एक साथ एक ही स्थान पर मिल पाएंगे। तो चलिए आज का हमारा एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहें हमारे चैनल पर।